हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह किसी न किसी कॉन्सेप्ट या पॉइंट को सीखने पर फोकस करें। सबसे पहले एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कोपन क्लासिफिकेशन। रिसेंटली हमने कोपन क्लासिफिकेशन पे एक लाइव सेशन भी किया था, मैं उसका स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, आप उसे जरूर देखें। सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल फॉर कोपन्स ए टाइप ऑफ क्लाइमेट। मैंने आपको बेसिक समझाती हूं इसे याद कैसे रखना है। यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ्स बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। अब ना जब भी हम कोपन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे ना, इन क्लाइमेट ग्रुप्स में हमें एक टेबल मिलेगा। कोपन क्लासिफिकेशन पे बात होती है कि कुछ क्लाइमेट ग्रुप्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर हैं, कुछ बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन है, राइट? तो जब बेस्ड ऑन टेम्परेचर की बात आती है तो हम बात करते हैं ए सी डी ई। इसको याद करने का तरीका क्या है आप देख सकते हैं, ए सी डी ई। आप इस तरह से याद करेंगे, राइट? हमें पता है जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाया जाएगा तो टेम्परेचर जो है कहीं ना कहीं कम होता रहेगा। तो जो इनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होगा ना, आप देखोगे वो भी कुछ इसी तरह ही बात होगी। मैं आपको दिखाती हूं। जैसे ए फॉर ट्रॉपिकल, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री सेल्सियस और हायर। अब सी पर जाते हैं, राइट? वार्म टेम्परेट, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ, राइट? यहां पे अगर आप देखें हायर देन -3 डिग्री सेल्सियस बट बिलो 18 डिग्री सेल्सियस। डी पर जाते हैं, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज -3 डिग्री सेल्सियस और बिलो। और जब हम ई पर जाएंगे, कोल्ड क्लाइमेट, तो एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ्स इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे आप देख सकते हैं एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ्स बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए मैंने आपको ये टेबल दिखाया सो दैट याद हम कर सके ए सी डी ई। जब भी हम प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे ना, तो हम बी ड्राई क्लाइमेट्स की बात करेंगे, राइट? यहां पे आप देख भी सकते हैं ड्राई क्लाइमेट है, यानी प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा तो नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक भी देखें तो पोटेंशियल इवेपोरेशन एक्सीड करेगी प्रेसिपिटेशन को। यहां पर आप देखेंगे जब आप कोपन क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं तो सेमी एरिड और स्टेपे या डेजर्ट रीजन्स की बात होगी, राइट? तो आप जो है इस वीडियो को जरूर देखें। एक पुराना वीडियो भी है कोपन क्लासिफिकेशन पे। आई वुड रेकमेंड कि आप बिल्कुल नया वाला वीडियो देखें और इस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लें। दो सवाल डिस्कस करते हैं। टॉपिक है जेट स्ट्रीम्स। डिफरेंट एग्जाम्स में 2 सवाल पूछे गए हैं। आइए बेस्ड ऑन दैट कुछ पॉइंट्स को याद कर लें। सबसे पहला सवाल एचसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। आप देखिए इनके ऑप्शंस भी एग्जाम में थोड़े अलग तरीके के हैं। नाउ यहां पर स्टेटमेंट 1 कहता है जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग कोर ऑफ अपर लेवल वेस्टर्ली विंड्स हैं जो मियांडरिंग पाथ फॉलो करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है जेट स्ट्रीम term was first applied to high velocity upper level winds during World War II। देखिए जब भी जेट स्ट्रीम्स की बात हो रही है ना, हमें कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं। यहां पर आंसर की के हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट माने जा रहे हैं। नाउ जब भी जेट स्ट्रीम्स की बात हो ना, कुछ कीवर्ड्स याद रखिए। सबसे पहले अपर एयर सर्कुलेशन है। आप देखेंगे जेट स्ट्रीम्स के साथ कई बार वेस्टर्ली शब्द यूज होगा। इनकी जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, हम वेस्ट टू ईस्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट चीज, मियांडरिंग जेट स्ट्रीम को रोसबी वेव्स कहा जाता है। तो ये स्पेसिफिक कीवर्ड्स इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जब हम वर्ल्ड वॉर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड वॉर के समय पे इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस इवन पायलट्स द्वारा नोटिस किया गया कि एयरप्लेन में ऑपरेशनल इश्यूज आ रहे थे ड्यू टू सर्टेन हाई वेलोसिटी अपर लेवल विंड्स। तो वहां पे आप देखेंगे फॉर्मली जेट स्ट्रीम का रेफरेंस है। तभी आप सवाल देखिए, द टर्म जेट स्ट्रीम वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द हाई वेलोसिटी अपर लेवल विंड्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II। देखो ऐसा नहीं है पहले इसकी बात नहीं थी, लेकिन इस फॉर्मेट में बात
नहीं थी, इसीलिए वहां दिया हुआ वाज फर्स्ट अप्लाइड टू दीज हाई वेलोसिटी अपर लेवल विंड्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। राइट, चलिए एक और सवाल देखते हैं, जेट स्ट्रीम्स पर ही है। सवाल में कहा जा रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जेट स्ट्रीम से एसोसिएटेड नहीं है। यहां पे ना एक स्पेसिफिक सा पॉइंट सीख लेते हैं। यहां पे हम ऑप्शन डी पे फोकस करते हैं, है ना, पोलर जेट पर। यहां पे ध्यान रखिएगा, अब जब भी हम परमानेंट जेट स्ट्रीम की बात करते हैं ना, हम पोलर जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की बात करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए इन दोनों में से जो है स्ट्रॉन्गर कौन सा है, राइट, तो याद रखिएगा पोलर जेट स्ट्रीम को ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और याद रखिए इट इज स्ट्रॉन्ग एंड कंटिन्यूअस इन विंटर। लेकिन सवाल में समर का रेफरेंस दिया हुआ है, राइट, तो सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस पॉइंट को याद रखें। आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सो दैट आपके पास ये कंटेंट जो है अवेलेबल रहे। एक वैल्यू एडिशन पॉइंट जो मैं और बताना चाहती हूं, मैंने रिसेंटली इस पे एक शॉर्ट भी बनाया था। यहां देखिए बताया जा रहा है कि पोलर जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ये डिफरेंट ऑल्टीट्यूड पर मिल रहे हैं। आप देखिए पोलर जेट स्ट्रीम 6 to 9 किलोमीटर अबव द ग्राउंड है, राइट, और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम 10 to 16 किलोमीटर अबव द ग्राउंड है। अभी वेरिएशन क्यों है ना, इसका कारण बताया जा रहा है क्योंकि ट्रोपोस्फियर थिकर एट द इक्वेटर है देन एट द पोल्स। इसीलिए जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहां पे पोजीशन देखी जा रही है, राइट। तो इसका भी जरूर एक स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पेपर में हमेशा आने की पॉसिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीडीएस में पूछा गया है। अब ना क्लाउड्स जो एक कॉन्सेप्ट है, जो एनसीईआरटी में दिया गया कंटेंट है, वो हमें जरूर आना चाहिए। तो यहां पे ना कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। दे लुक लाइक कॉटन वूल, दे एग्जिस्ट इन पैचेस, हैव फ्लैट बेस, जनरली फॉर्म्ड एट अ हाइट ऑफ 4 to 6 किलोमीटर्स। अब हमें क्लाउड को आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक। मैंने आपको एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट दिखाती हूं, यहीं पे मैंने इसको रखा हुआ है, आप देखिए, राइट। क्यूमुलस क्लाउड्स, राइट, दे लुक लाइक कॉटन वूल, राइट, आप इनकी हाइट भी देख सकते हैं 4 to 7 किलोमीटर्स, राइट। अब यहां पे दे एग्जिस्ट इन पैचेस एंड हैव अ फ्लैट बेस। तो इसका ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट एटलीस्ट जो एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है वो जो है कहीं ना कहीं हमारा कवर हो जाए। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, लाइन बाय लाइन पेपर में सवाल देखने को मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सीडीएस में पूछा गया। मैंने आपको एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, यहां मैं दिखाती हूं। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज लोकेटेड ऑन एस्चुरी, राइट, यहां याद रखिएगा मारमा गांव की बात हो रही है। अब ना एनसीईआरटी से मैंने पोर्ट्स का स्क्रीनशॉट भी लिया है ना, एनसीईआरटी का चैप्टर है। यहां देखिए मारमा गांव पोर्ट situated at the entrance of जुआरी एस्चुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली सवाल पूछा गया। अब ना इसका स्क्रीनशॉट लेना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, क्विक पॉइंटर्स है यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे मारमागांव पोर्ट नेचुरल हार्बर बताया गया, वहीं अगर आप चेन्नई पोर्ट की बात करेंगे ये आर्टिफिशियल हार्बर है, राइट। कांडला पोर्ट आप देख सकते हैं दीनदयाल पोर्ट नाम का भी यहां रेफरेंस है। तो ऐसे ही यहां पे कई पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट हमने डिस्कस किया है, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट बाकी पॉइंट्स का भी रिवीजन हो जाए, राइट। एक स्टेप आगे जाना जरूरी है, हम इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं, प्लीज आप इसे जरूर देखें। एवरी वैल्यू एडिशन जो आज हम मेहनत कर रहे हैं हमें प्री में हेल्प जरूर करेगी। नाउ बिफोर आई लीव, रैपिड रिवीजन के बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगी। जब भी ज्योग्राफी का कंपोनेंट होगा 2 दिन में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं हमेशा कहती हूं फीस देखकर घबराना नहीं है, जस्ट कॉल एट अ हेल्पलाइन नंबर, आपकी कुछ ना कुछ मदद जरूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।